Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and today in this video I'll be covering the second part of 24th chapter of ACCA F1, and the chapter's name is Personal Effectiveness at Work. तो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट इसका करा दिया था. So now let's start with the second part of this chapter. तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में सबसे पहले जो टर्म हमारी आती है दैट इज़ कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क. कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क. सो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि एक एन एम्प्लॉई शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क. एन एम्प्लॉई शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क कि वो इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसको चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. सो दैट इज़ लाइक कॉम्पिटेंट स्किल्स. So competencies are critical skills, knowledge and attitudes that a job holder must have to perform effectively. A competent individual will be more able to contribute effectively to the businesses almost as soon as they are appointed. कि जैसे वो अपॉइंट होता है तभी से वो बिजनेस में अपने इनपुट्स देने स्टार्ट कर देता है. As such, it is important for an organization to ensure that all staff are appropriately qualified and trained for their role in organization. Competency framework can help with this. अब competency framework का मतलब क्या होता है कि for a person to be competent उसके लिए क्या क्या चीज़ें एक एम्प्लॉयर देखता है. अगर एक एम्प्लॉय को हायर करना है, देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उसने कुछ कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स रखे हुए हैं कि वो चेक करेगा कि इस एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क कैसे हैं. मतलब जैसे अभी हम पढ़ेंगे सारे इसके कौन कौन सी चीज़ें ये एक एम्प्लॉय में दिखेगा जिससे इसको पता चले कि ये अच्छा एम्प्लॉय है या नहीं फॉर कंपनी. सो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ऑल द कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड बाय एनीवन टेकिंग ऑन अ पर्टिकुलर रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो अब आता है हमारा अ लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज. बेसिकली ये इसकी बात कर रहे हैं. तो कौन कौन से कॉम्पिटेंसी स्किल्स होते हैं दैट अ पर्सन चेक दैट एम्प्लॉयर चेक्स इन एन एम्प्लॉई या एक एम्प्लॉई में होने चाहिए. पहला होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन मतलब बात करने के स्किल्स उसके बहुत अच्छे होने चाहिए. पीपल मैनेजमेंट, अगर हम उसको कोई काम दें और बोलें ये काम तेरे को 2-3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस सारे काम का जिम्मेदार तू होगा, तो ही शुड बी एबल टू मैनेज दोज पर्सनस एज वेल. ये नहीं है सिर्फ अपना काम कर दिया ख़त्म, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है. ही शुड बी एबल टू मैनेज पर्सन. ही शुड बी एबल टू मैनेज टीम. उसके टीम स्किल्स होनी चाहिए, जैसे टीम एक्टिविटीज़ होती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप लीडर्स होते हैं. उसके कस्टमर सर्विस स्किल्स अच्छे होने चाहिए कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को किसी कस्टमर के पास भेजते हैं तो ही शुड हैव गुड स्किल्स टू टॉक टू अ कस्टमर. रिज़ल्ट ओरिएंटेड मतलब उसका काम होना चाहिए कि जो भी मैं काम करूं उसका रिज़ल्ट अच्छा है. एम्प्लॉय का रिज़ल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉय रिज़ल्ट ओरिएंटेड है दैट मीन्स वो चाहता है कि मैं जैसा भी काम करूं रिज़ल्ट मेरा अच्छा आना चाहिए, इस हिसाब से मुझे काम करने. एंड लास्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कि एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए कि अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है ही शुड बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. जैसे कई बार जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यू लेते टाइम वो एम्प्लॉयज़ को ना कुछ सिचुएशंस दे देते हैं. जैसे तुमने सुना होगा आईएएस के इंटरव्यूज़ के लिए इंडिया में वो बोलते हैं कभी कभार कि बताओ इसका पहले मुर्गी आई या अंडा. इट्स लाइक अ क्वेश्चन कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया. तो कौन क्या इसका आंसर देगा. बेसिकली द पॉइंट इज़ दिस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यू शुड जस्टिफाई योर आंसर. तुम अपना आंसर जस्टिफाई कर सको. अब जैसे अगर इनसे पूछा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, इसको सर अकॉर्डिंग टू साइंस इसका आंसर हमारे पास नहीं है. इसने बोला कि सर पहले आई थिंक ये इसने सोचने में टाइम लगा दिया. इसने तो मना ही कर दिया कि सर आई डोंट नो. इसने सीधा आंसर दिया कि सर पहले अंडा आया. इंटरव्यूअर ने पूछा कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि पहले अंडा आया. क्या सर जब मैं बड़ा हुआ था मैंने सबसे पहले अंडा खाया था, मैंने मुर्गी बाद में खाई थी. दैट मीन्स चाहे इसका फ़नी आंसर है, ऑब्वियसली इसका कोई एक्चुअल आंसर नहीं है, इसका फ़नी आंसर है, बट उसने अपने आंसर को जस्टिफाई किया. दैट मीन्स वो प्रॉब्लम जो इसको दी थी वो सॉल्व कर सका विद अ गुड रीज़न. तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए हम सबके पास या एक एम्प्लॉय के पास. दैट इज़ कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क.
ठीक है, ये इलस्ट्रेशन 1 गाइस पढ़ लेना। तो लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 2 जल्दी से, अंडरस्टैंडिंग 3 सॉरी। सो कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, विच ऑफ द कॉम्पिटेंसीज वुड बी रिक्वायर्ड बाय अ टिपिकल अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के पास क्या क्या इसके स्किल्स होने चाहिए। अकाउंटेंट मतलब जो नॉर्मली कंपनी में जो उसको बुक्स वगैरह मिलती हैं, उन बुक से वो जर्नल एंट्री जो हमने ऊपर करी थी एक चैप्टर में, वो जर्नल एंट्री कर सकता है F3 में। तो टिपिकल अकाउंटेंट के पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। पहला, अटेंशन टू डिटेल्स। ऑब्वियसली सारा नंबर्स की गेम है, तो नंबर्स पे तो इसको बहुत ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब कम्युनिकेशन स्किल्स मैं थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ अभी के लिए, कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक अकाउंटेंट के पास होने चाहिए, क्योंकि उसको काम करना है, बस टाइप करना है, दैट्स इट। अभी पता नहीं मेरे को, लेट्स सी, दिस इज़ हाउ वी आंसर। कंप्यूटर स्किल्स ऑफ कोर्स होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स। न्यूमरेसी ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो 1 3 4 होने चाहिए। अब नीचे हम देखते हैं 1 3 4 हमारे पास आंसर है। ए में है 1 2 नहीं है, बी में है 2 3 4 ये भी नहीं है, सी में है 2 and 4, मतलब 1 3 4 इनमें से किसी में नहीं है, तो ऑफ कोर्स चारों ही हमारे आंसर होंगे। दैट मीन्स 1 2 3 and 4 विल बी दी आंसर। ठीक है, एक टिपिकल अकाउंटेंट के पास ये सारे स्किल्स होने चाहिए। तो कभी कभार अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ये आंसर है कि नहीं है, तो ऑप्शन से आइडेंटिफाई करके यू कैन फाइंड योर आंसर। ठीक है, अब आगे बस सिंपल बताया हुआ है। एम्प्लॉयर शुड रेगुलरली कीप कॉम्पिटेंसीज फ्रेमवर्क अपडेटेड फॉर देयर एम्प्लॉयज़ एंड असेस वेदर दे स्टिल हैव अप्रोप्रिएट स्किल्स एंड एबिलिटीज़ नीडेड फॉर देयर जॉब। मतलब जो भी ये स्किल्स होते हैं इसको अपडेट करना चाहिए। एम्प्लॉयर को, जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए, कोचिंग देनी चाहिए, ताकि उनके स्किल्स अप टू डेट रहें। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे ईमेल लिखने का कोई नया तरीका है, पहले ईमेल्स होती थी कि प्रॉपर बनती थी, अब ईमेल को थोड़ा छोटे छोटे में ड्राफ्ट करते हैं, तो वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में आजकल क्या होता है, जैसे थोड़ा सा फॉर्मली भी पीपल यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कौन सी लैंग्वेज में डांके इज़ थैंक यू, डांके मीन्स थैंक यू। मुझे ये नहीं पता किस लैंग्वेज में था, बट डांके को थैंक यू बोलते थे। ठीक है, जैसे स्पेनिश में बोलते हैं पोर फेवर, प्लीज़ को बोलते हैं पोर फेवर। ठीक है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ लैंग्वेज, जैसे हम कभी जाते हैं तो लैंग्वेज ये यूज़ कर सकते हैं। सो इट कैन बी एडेड एज अ फॉर्मल लैंग्वेज, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हमें एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है ताकि वो लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी स्किल्स रखें अपने पास। इफ़ नॉट, द एम्प्लॉयर में विश टू कंसिडर continuing professional development which will involve employees attending training courses, reading technical information to update their skills, ensuring that employees have up to date skills will, अगर employee के पास updated skills होंगे तो क्या होगा, it will minimize employees error and mistakes, it will improve customer service and increase employee motivation as they will feel valued by the organization. Simple. अब आता है आगे। अब 3 चीज़ें हमारी आती हैं। फर्स्ट इज़ कोचिंग, सेकंड इज़ मेंटरिंग एंड थर्ड इज़ काउंसलिंग। सो एक टर्म हमारी होती है कोचिंग, एक होती है मेंटरिंग, एक होती है काउंसलिंग। कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग। अब कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का सिंपल मतलब होता है giving training regarding a specific thing, किसी स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक टास्क, थिंग और टास्क, स्पेसिफिक थिंग और टास्क के लिए ट्रेनिंग देना, दैट इज़ कॉल्ड कोचिंग। कि ये चीज़ कैसे होती है, जैसे मैं तुम्हें F1 पढ़ा रहा हूँ तो आई एम गिविंग यू कोचिंग, मैं तुम्हें F1 पढ़ना सिखा रहा हूँ, दैट इज़ कोचिंग। मेंटरिंग मीन्स गिविंग general and broad knowledge to employees for their personal development.
मेंटरिंग मीन्स हम अपने एम्प्लॉयज़ को नॉलेज दे रहे हैं, जनरल नॉलेज है, कोई स्पेसिफिक टास्क के रिलेटेड नहीं है, दिस इज़ जनरल नॉलेज। एंड इस नॉलेज से उनका माइंड डेवलप होता है, जैसे कहते हैं ना मोटिवेशन उनको मिलते हैं। जैसे हम जनरल बातें किसी एम्प्लॉय को बताएं कि देखो लाइफ में हमें दुखी नहीं रहना, वी हैव टू बी वेरी एक्टिव, वी हैव टू बी दिस, और कंपनी का हमारा ये टारगेट है, हमें ऐसे अचीव करना है, सब अचीव करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी तो सबको सैलरी अच्छी मिलेगी, बोनसेस मिलेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू वर्क वेल, तुम्हारी खुद की कैपेसिटी, तुम्हारी खुद की एबिलिटी इंक्रीज़ होगी, तुम ग्रोथ करोगे पर्सनल लाइफ में, मैनेजर्स बन के सीनियर मैनेजर्स बनोगे। एंड अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे, अपने आप को स्किल्स डेवलप नहीं करोगे, तो तुम यहीं रह जाओगे, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड मेंटरिंग। तो ये किसी स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड नहीं है, दिस इज़ जनरल ट्रेनिंग जिससे एम्प्लॉयज़ का पर्सनल डेवलपमेंट होती है। और काउंसलिंग मीन्स if any employee is facing any issue or problem, then solving it। अगर एक एम्प्लॉई को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इशू फेस कर रहा है इन वर्क, सो उसको हम उस चीज़ में हेल्प करते हैं, दैट इज़ काउंसलिंग, ठीक है ना। जैसे आजकल मैरिज काउंसलिंग होती है कि अगर मैरिज ठीक से नहीं चल रही तो एक काउंसलर आता है, वो दोनों की प्रॉब्लम सुनता है, समझता है, देन अपना सॉल्यूशन बताता है। सो दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन: कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग। तो ये चीज़ इसमें बताई हुई है। तो फर्स्ट इज़ मेंटरिंग। सो मेंटरिंग क्या होती है? Mentoring is the process by which one person offer help, guidance, advice and support to facilitate the learning and development of the other. A mentor usually, although not always, a skilled senior member of the staff who offer practical advice and support, give technical, ethical and general guidance, can help with the development of interpersonal and work skills, is an impartial soundboard, is a role model who can help the mentee or the individual who is about to mentor to improve their career goals. So this is mentoring, और एक mentor के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। Offer practical advice and support, can give technical, ethical, general guidance. Yes guys, so अभी वी वर डूइंग मेंटरिंग। सो मेंटरिंग बेसिकली अगर हम किसी एम्प्लॉई को उसको नॉर्मली कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं काम से रिलेटेड, नॉट स्पेसिफिक टास्क, ओवरऑल काम से रिलेटेड, ताकि उसकी एक पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड मेंटरिंग। अब आता है कोचिंग। सो कोचिंग क्या होता है? कोचिंग फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स usually within a defined time period. It is more about improving the performance of someone that is already competent rather than establishing competency in the first place. मतलब बंदा को ऑलरेडी नॉलेज है, ऑलरेडी उसके पास स्किल्स हैं, बट हम सिर्फ उस स्किल्स को और इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, दैट इज़ कॉल्ड कोचिंग। इट इज़ यूजुअली ऑन अ 1-to-1 basis, is set in everyday working situation and it's an ongoing activity. It involves gently encouraging people to improve their performance, to develop their skills and increase their self-confidence. Most coaching is carried out by a more senior person or a manager. However, the key issue is that whoever carries out the coaching must have sufficient expertise, experience and judgment to help the person being coached. ये कोच जो कोचिंग देता है बंदा, उस बंदे को एक तो वो सीनियर होता है हमारा, ऑफ कोर्स, जूनियर तो कोचिंग कोई देगा नहीं, सीनियर कोचिंग देता है। एंड सीनियर के पास एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होने चाहिए कि इन केस अगर कोई एम्प्लॉई कोई क्वेरी पूछता है तो ये उस क्वेरी का जवाब दे सके। इसके बाद आता है काउंसलिंग। सो काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग इन्वॉल्व्स एन इंडिविजुअल हेल्पिंग अदर to identify and deal with a problem or problems. It involves the counselor helping someone else to explore her thoughts, feelings and behavior with the intention of reaching a clear understanding of the issues he and she is facing. So you can relate this with marriage counseling. So counselor क्या करता है? काउंसलर किसी और की हेल्प करता है ताकि वो बंदा
अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकाल सके और हम उसकी हेल्प कर सकें उसका सॉल्यूशन निकालने में, दैट इज़ काउंसलिंग। सो द काउंसलर, हाँ जैसे मैंने मैरिज काउंसलिंग बोली है वैसे जॉब काउंसलिंग भी होती है। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक पर्सन है, ये जॉब करता है, हालांकि इसको काम सारा आता है बट ही इज़ नॉट हैप्पी इन जॉब। ये खुश नहीं है काम करके, ये बहुत दुखी रहता है पूरा दिन, रात को बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा आता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई इसको कुछ उल्टा बोलता है कुछ बोलता है, नहीं, बट ये वैसे ही बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता है, वैसी घर की अपनी प्रॉब्लम्स, अपना दिमाग ऐसा, ये सारी चीज़ें। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग इन हिज माइंड एंड ही इज़ नॉट हैप्पी इन वर्किंग। तो ये गया काउंसलर के पास। काउंसलर ने इसको पूछा कि आप क्यों नहीं खुश रहते काम से, वो सारी डिटेल उससे निकलवाएगा एक एक चीज़। तो उसने बताया कह रहा मेरे वहाँ पे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो मेरे दोस्त हैं वो शेयर्स की बातें करते हैं, मुझे शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उनके ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। तो काउंसलर ने जस्ट एन एग्जाम्पल इसको बोला कि कोई बात नहीं, ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं दोज आर कलीग्स नॉट फ्रेंड्स। पहली बात तो उनको दोस्त नहीं बोलते, वो कलीग्स होते हैं, कलीग्स कोई भी बन सकते हैं। तो तुम अपने इंटरेस्ट वाले, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, लोगों से बात करो, उनसे पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट के लोग भी कुछ ना कुछ होंगे, तो उनसे बात करो, उनसे मिलो, बी विद देम, तो यू विल बी हैप्पी। गेट इन टच विद मोर पीपल। अभी तुम सिर्फ 5 लोगों को जानते हो और उन्हीं के आसपास घूमते रहते हो, उनसे मत बात करो, और लोग हैं उनसे बात करो। कोई मना करेगा क्या? ऑफिस में तो वैसे भी कहते हैं कि हमें नेटवर्क बढ़ाना है, तो किसी और बंदे से बात करो, कॉफ़ी पी रहे हैं, हे हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, इन विच डिपार्टमेंट यू आर, माई नेम इज़ दिस, लेट्स हैव लंच टुगेदर। बस लेट्स टॉक टू डिफरेंट पर्सन्स, काफ़ी सारे लोगों से बात करो, एंड जो तुम्हें पसंद हो, जिससे तुम्हारी सेटिंग बैठ जाए, उन सबको एक ग्रुप बना के उनके साथ स्टार्ट हैंगिंग आउट। तो उसने जब ये काम किया कि उसने देखा कि मैं तो सिर्फ उन्हीं 5 लोगों के पीछे घूमता रहता था, लेकिन और भी लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, एंड नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। थोड़ा भूत सा लग रहा है, डरावना सा, बट नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी इन वर्किंग। ठीक है, सो दैट इज़ काउंसलिंग। अब आता है काउंसलर। अब काउंसलर, जो बंदा काउंसलिंग करता है, नीड्स टू बी, काउंसलर के पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। पहला, ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मतलब देयर इज़ अ नीड टू नोट द बिहेवियर विच मे बी सिम्टोमेटिक ऑफ अ प्रॉब्लम। जो काउंसलर होता है उसको देखना पड़ता है कि जो जिसकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ उसका बिहेवियर कैसा है। सेंसिटिव, there is a need to acknowledge and understand that another person's belief and values may be different from their own। मतलब जैसे इफ़ आई एम हिंदू एंड द अदर पर्सन इज़ मुस्लिम, तो हमारे बिलीफ्स और उसके बिलीफ्स में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, दैट वी नीड टू मैनेज। वो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज़ को, एंड समझ के उसके अकॉर्डिंग हमें उसको काउंसलिंग देनी है। दिस थिंग शुड नॉट बी अ बैरियर, दिस थिंग शुड नॉट बी अ बैरियर, बल्कि इसको हमें उनसे भी सीखनी चाहिए बातें कि उनके कल्चर में कैसे होता है, हमारे कल्चर में कैसा होता है, एंड वी नीड टू स्टे टुगेदर, वी नीड टू वर्क टुगेदर, तभी हमारी प्रॉब्लम का हल निकलेगा। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक इज़ देयर इज़ अ नीड टू एप्रिशिएट दैट द प्रॉब्लम में सीम ओवरवेलमिंग टू द इंडिविजुअल, कि जो प्रॉब्लम है वो देखनी पड़ेगी किस लेवल की प्रॉब्लम है, वो भी समझना पड़ेगा उसको। इम्पार्शियल, देयर इज़ अ नीड टू रिमेन इम्पार्शियल एंड रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एडवाइस। कभी भी इम्पार्शियल नहीं होना। जैसे काउंसलर एक लड़का और एक हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग कर रहे हैं, वो जो काउंसलर है ही और शी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ द गर्ल, तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफदारी ज़्यादा करता है, लड़के की तरफदारी कम करता है, जैसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी इम्पार्शियल। डिस्क्रीट, there will be situations when an employee cannot be completely open unless they are sure that the comments they make will be treated with confidentiality। इसका मतलब है अगर एक एम्प्लॉय है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद द वर्क, ठीक है, एंड हम उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हमें उसको इतना कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि वो हमें सारी चीज़ें बताए A to Z, और हम उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि जो बातें तुम हमें बता रहे हो वो हम लीक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उसने किसी सीनियर की इंसल्ट करी, मान लो किसी सीनियर की इंसल्ट करी उसने, तो हमने जाके वो बात सीनियर को बता दी, तो ऑब्वियसली उसकी जॉब पे बात आ जाएगी बेचारे की। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि जो भी बात तुम करोगे दैट विल बी प्योरली सीक्रेट बिटवीन टू ऑफ अस एंड इट विल नॉट बी लीक टू आउटसाइडर। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। JHU PLC is a manufacturing company. One of its new employees, K, is fully trained but is not as productive as some other workers. The management of JHU have therefore asked a more experienced employee M to give K advice on how to improve their productivity.
तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर एक बंदा पहले से ही स्किल्ड है और उसकी हम परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोचिंग। कि स्पेसिफिक टास्क है, हम उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ इम्प्रूव कर रहे हैं काम में, सो दिस विल बी कोचिंग। ठीक है, इसके बाद आता है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। अब ये भी जैसे हमने काउंसलिंग, कोचिंग और मेंटरिंग करा है, काइंड ऑफ उसी की तरह है। अब पर्सनल डेवलपमेंट प्लान का मतलब क्या होता है? एक बंदा अपने आप को खुद डेवलप कैसे कर सकता है। अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान इज़ अ क्लियर डेवलपमेंट एक्शन और प्लान फॉर एन इंडिविजुअल दैट इनकॉर्पोरेट्स अ वाइड सेट ऑफ डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूडिंग फॉर्मल ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर करियर। Employees are increasingly encouraged to manage their own development. In consultation with the management, they might be asked to set up personal development plans whereby they are set targets, propose actions, activities to achieve them. Example, जैसे this is a employee और इसने अभी कंपनी ज्वाइन की है, तो 2019 में इसको बोला कि तूने इतना काम करना है, दिस इज़ योर टारगेट। ठीक है, और इतनी तुम्हें ट्रेनिंग्स देनी है लोगों को इस काम से रिलेटेड, अपने जूनियर्स को, और इतनी तुम्हें अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी है। इस साल के बाद 2020 जब स्टार्ट हुआ तब इसको बोला अब तुम्हें काम इतना करना है, ट्रेनिंग ज़्यादा देनी है लोगों को, और क्लाइंट मीट्स भी ज़्यादा करनी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली एक ही बंदा है वो। ठीक है, देन 2021 में उसके टारगेट चेंज हो गए कि आपको काम ज़्यादा करना है, ट्रेनिंग्स अभी आप अवॉइड कर सकते हो, और आपको क्लाइंट से बहुत ज़्यादा मिलना है, अब यू कैन गेट वर्क फॉर अस। सो दीज आर काइंड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स जो एक एम्प्लॉय के कंपनी में बनाए जाते हैं हर साल। तो जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है उसको एक बार एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगले साल के लिए आप अपने टारगेट्स खुद बनाओ। मैनेजर जो होता है, मैनेजर एक एम्प्लॉय को बोलता है कि अगले साल के अपने टारगेट्स तुम खुद बनाओ और मुझसे डिस्कस करो, एंड मैं देखता हूँ कि उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। So that is called personal development plan. So development is more general than training. It is more forward looking and oriented towards in the individual and is concerned with enabling the individual to fulfill her potential. Development does not mean कि specific training. Development means overall बंदे की development हो रही है, growth हो रही है। अब जैसे इस केस में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में बंदे ने सिर्फ अपना काम किया था, सिर्फ उसने काम किए ज़्यादा। अगले साल उसने ट्रेनिंग्स बहुत दिए, दैट मीन्स अब वो ट्रेनिंग दे सकता है लोगों को। काम तो करे उसने ठीक, अब वो ट्रेनिंग दे रहा है। अगले साल अब वो उसको क्लाइंट से बहुत मिलना है, दैट मीन्स लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेशन, सब काम लाना। सो अलग अलग टाइप की उसको डेवलपमेंट दी जा रही है, डेवलप उसको करा जा रहा है बंदे को, ताकि फ्यूचर में अगर वो किसी और कंपनी में जाए या इसी कंपनी में रहे तो हम बोलें दिस पर्सन इज़ कंप्लीट, ही कैन टॉक टू क्लाइंट, ही कैन गिव एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड ही कैन डू वर्क एज वेल। So what are the difference between training and development? Training is immediately practical. Development is no immediate practical application connected with job performance. Over time it enables a person to deal with wider problems. Training सिर्फ specific task के लिए दी जाती है, जैसे coaching. ट्रेनिंग स्पेसिफिक टास्क के लिए दी जाती है और वो प्रैक्टिकल होती है कि ट्रेनिंग दी और उसकी ग्रोथ हो गई, और वो काम से रिलेटेड होती है। डेवलपमेंट ये नहीं है कि आज मैंने बोला कि एक ही दिन में बंदा डेवलप कर जाएगा, नॉट पॉसिबल। एंड सेकंड, ओवर टाइम वो बंदे की पर्सनल ग्रोथ बढ़ाती है और उसको एक अच्छा पर्सन बनाती है। अब आती है प्रिपेयरिंग अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। हम कैसे एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं? तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अभी क्या काम कर रहे हो और आगे आप अपने आप को कैसे चाहते हो ग्रो करना, जैसे पहले मैं सिर्फ कोचिंग देता था, ठीक है, सेंटर में। Now I have started giving free classes to you students who are not in my area, क्योंकि जो मेरे एरिया में स्टूडेंट है that prefer to study face to face with me। लेकिन I know सबने मेरे को बोला है कि सर आप ठीक पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, so it would be better if you can upload your lectures to the students who are not in reach, और वो आपके लेक्चर्स देख के अगर पास हो सके। तो मैंने कहा मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें, मेरा क्या नुकसान है? स्टूडेंट्स अगर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, मेरी भी ग्रोथ होगी, मुझे और लोग जानेंगे। जितने ज़्यादा लोग मुझे जानेंगे, जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, तो उतना ज़्यादा मुझे एक तरह से रिकग्नाइजेशन मिलेगी। कल को हो सकता है कोई बड़े इंस्टीट्यूट में मेरे को बोलेंगे सर आप यहाँ के भी पढ़ा दो, बिकॉज हमने आपकी यूट्यूब वीडियोज़ देखी, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। सो दैट इज़ लाइक अ पर्सनल डेवलपमेंट में के स्टेप्स कि कैसे हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं।
तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्लान होता है दैट इज़ एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट पोजीशन क्या है। सो एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन रिक्वायर्स द इंडिविजुअल विद देयर मैनेजर टू कैरी आउट पर्सनल स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस हमने एक और चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली डोंट नो द नंबर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट, या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ठीक है। तो अब इसमें आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ बंदे की स्ट्रेंथ है, ठीक है, और उसको वो चीज़ पसंद है करनी, सो दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़। सो टास्क द पर्सन लाइक्स एंड डज वेल, कि उसकी स्ट्रेंथ भी है, वो करता भी अच्छा है और उसको पसंद भी है। एक चीज़ है वो करता अच्छा है लेकिन उसको पसंद नहीं है वो काम करना, उसको आता है करना, अच्छे से करना आता है लेकिन उसको पसंद नहीं है, बेकार काम है, तो दैट इज स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। टास्क द पर्सन डिसलाइक्स बट डज डू वेल। अब आता है अपॉर्चुनिटीज़, कि एक टास्क है बंदे को पसंद है लेकिन वो कर नहीं सकता। टास्क द पर्सन लाइक्स बट डज नॉट डू वेल। और थ्रेट्स के ना उसको टास्क पसंद है और ना उसको वो काम करना आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। अब इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन सारे टास्क को हमने इन चारों में बाइफरकेट किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन चारों में, कि कौन सा काम हमें पसंद है और हम करते हैं, कौन सा काम हमें पसंद है लेकिन हमें करना नहीं आता, कौन सा काम हमें नहीं पसंद फिर भी हमें करना पड़ता है, कौन सा काम हमें नहीं पसंद और हमें बिल्कुल भी करना नहीं आता। तो वी वुड प्रेफर कि सबसे पहले हम ये वाला काम करें बिकॉज हमारा इसमें इंटरेस्ट है, और वी विल अवॉइड दिस वर्क क्योंकि ना ये हमें आता है ना इस पर हमारा इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ें अभी आगे आगे पढ़ेंगे सारा। तो स्टेज 2, सेट गोल्स। फॉलोइंग द अबव एनालिसिस, पर्सनल गोल शुड बी सेट फॉर द इंडिविजुअल्स। द टास्क द पर्सन डज नॉट डू वेल आर एग्जामिन्ड एंड रीजन्स आर इस्टेब्लिश, कि जो काम उसको नहीं आता हम उसको समझेंगे और देखेंगे उसको वो काम क्यों नहीं आता। This can take form of an alternative and more traditional type of SWOT analysis by examining the person's strength and weakness. Particular weakness should be identified and being the cause of failure to carry out the certain task as well. This should then inform personal set of objective in order to overcome these weakness. मतलब अगर कोई काम हम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, so that is good. लेकिन अगर कोई काम मुझे नहीं आता करना तो उस चीज़ पे एक डेवलपर को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि वो काम मैं सीखता हूँ। ये तो मुझे ऑलरेडी आता है बट मुझे वो काम भी सीखना है ताकि मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए और वीकनेस कम हो जाए। अब एक बार ये फटाफट से पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या क्या हो सकती है। तो स्ट्रेंथ में हम क्या क्या बोल सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हमारे पास हैं, क्या चीज़ हम अच्छी करते हैं, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं अच्छे, और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम ये चीज़ हमें बहुत अच्छी आती है। सो दैट इज़ स्ट्रेंथ, कि व्हाट एडवांटेजेस हमारे पास हैं, व्हाट एडवांटेजेस डू वी हैव, व्हाट डू वी डू वेल, व्हाट रिसोर्सेज वी हैव एंड व्हाट डू अदर पीपल सी एज आर स्ट्रेंथ्स। अब आता है वीकनेस। वीकनेस मीन्स व्हाट कुड यू इम्प्रूव, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, व्हाट कुड यू डू बैडली, कि ये काम हम बहुत ही ख़राब करेंगे, और अवॉइड कोई काम जो हम अवॉइड करते हैं, दैट इज़ आर वीकनेस। तो ये सारे काम जो होते हैं ये हमारे वीकनेसेस में होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, वेयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज़ फेसिंग यू, व्हाट आर द इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स यू आर अवेयर ऑफ, कौन सी चीज़ मार्केट में है तुम्हें उसके बारे में पता है, तुम करते नहीं हो बट उसके बारे में पता है और तुम इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को करने में, दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट्स, व्हाट ऑब्स्टेकल्स यू फेस, आर द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर जॉब, कुछ चेंज हुआ है उसमें, is changing technology threatening your position, could any of your weakness seriously threaten your job or business। so basically threats का मतलब है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम्हारा ऑब्स्टेकल आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आया उससे आ रहा है, कोई जो तुम का प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तुम्हारी कोई वीकनेस है जो प्रॉब्लम है, जैसे तुम ज़्यादा देर तक ऑफिस में नहीं रुक सकते, तुम ज़्यादा देर तक सिटिंग नहीं कर सकते, देयर कैन बी लॉट ऑफ थ्रेट्स। सो ये हमारी होती हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जो भी हमें काम करना है, जो भी हमारे टास्क है, हम उस टास्क को बाइफरकेट करेंगे इन सारी चीज़ों में, एंड वी विल वर्क ऑन आवर वीकनेस एंड थ्रेट्स, ताकि ये दोनों ठीक हो जाए तो हमारी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी।
गोल्स शुड हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट मतलब कि गोल्स जो हैं हमारे उसके ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जो भी हम टारगेट्स लगाते हैं अपने अगले साल के पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में, उनके ये करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। क्या? स्पेसिफिक, कि जो भी हमने गोल्स लगाए हैं दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है मैंने टारगेट्स जो बनाया मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या टारगेट्स बना दिए। मेजरेबल, जो भी टारगेट्स मैंने बनाए हैं, जैसे अगले साल सेल्स 10% इंक्रीज़ करनी है, दैट इज़ मेजरेबल। मैंने बोला अगले साल सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, अब बहुत का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट मेजरेबल, तो दैट इज़ नॉट अ गुड टारगेट। अचीवेबल, टारगेट वही लगाओ जो नियरली अचीवेबल हो। मैं भी नहीं कहूँगा कि ईजिली अचीवेबल हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगे लेकिन अचीवेबल हो। अब पहले साल मैंने सेल करी थी लेट्स से 1 लाख की, अगले साल सेम रिसोर्सेज हैं, सेम एम्प्लॉयज़ है, सेम ऑफिस है, कुछ भी नया नहीं है, मैंने टारगेट लगा दिया कि मेरे को 20 लाख की सेल करनी है, विच इज़ नॉट अचीवेबल, पॉसिबल ही नहीं है। हद से हद मैं 2 लाख कर लूँगा, 3 लाख कर लूँगा, 20 लाख कैसे करूँगा? रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, कोई लोन तो लिया ही नहीं है मैंने। सो गोल शुड बी अचीवेबल, गोल शुड बी रेलिवेंट, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल वर्क से रिलेटेड होने चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, कोई फालतू के प्लान्स नहीं बनाने। एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ लिंक टू अ स्पेसिफिक डेट, हर टारगेट का, हर गोल का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम में हमें ये गोल अचीव करना है। ऐसा नहीं है मैंने टारगेट लगा दिया, कोई टाइम ही सेट नहीं किया। सो स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टी इज़ टाइमली। गोल्स के ये करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी हम उसको एक अच्छा गोल मानेंगे। देन स्टेप 3, draw up an action plan. An action plan and training program should be based on assessing the identified weakness and trying to move more of the task in the current role into do well side of the matrix on the left hand side. मतलब हमें जो भी हमारी weaknesses थी उनको ठीक करके अपनी strengths बनाना है। It is easier to improve the performance of individual in tasks they like performing than those they don't. अगर हमें कोई काम नहीं पसंद उसमें हमारी परफॉर्मेंस ख़राब रहेगी, तो इस एक्शन प्लान से हम जो काम हमें नहीं पसंद उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि अब वो काम भी पसंद आना शुरू हो जाए। और कुछ खास नहीं है गाइस, इसको तुम रीड कर लेना, दिस इज़ प्लेन रीड। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 को भी तुम रीड कर सकते हो, अपने आप करना, ये करके मुझे बताना इसमें से कौन सा आंसर होगा। अब आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग और फीडबैक, जो भी तुमने अपना एक्शन प्लान बनाया है उसको तुम मॉनिटर कर रहे हो कि तुम एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि नहीं चल रहे, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उस पर तुम फीडबैक दो अपने सीनियर को कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। तो इसको भी तुम चाहो तो आई वुड से कि एक बार प्लेन रीड करो, रीड, कुछ स्पेसिफिक इसमें एसेस नहीं है, जो पॉइंट्स मुझे कराने हैं एक बार पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। कुछ चीज़ें हमें खुद भी पढ़नी चाहिए, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट। जो चीज़ नहीं समझ आएगी उसके लिए मैं बैठा हूँ, बट यू कैन रीड इट, जस्ट अ प्लेन रीड, कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 कर लेना ये गाइस। अब आगे आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई। सो व्हाट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट? Most jobs involve coming into contact with other people on regular basis. To work effectively, we need to be therefore aware of potential sources of conflict that could damage our working relationship with the others, as well as how can we deal with the conflict that arises. कि हमारे जो ऑफिस में दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय को कोई चीज़ पसंद नहीं है और हम वही चीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल एंड अप फाइटिंग विद दैट पर्सन। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ से हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और हमें वो चीज़ हमारे बीच में नहीं लानी। सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज एनी पर्सनल डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ग्रुप और इंडिविजुअल। उसको कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, उसको कुछ नहीं पसंद, वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, सो लड़ाई होगी। ठीक है। While some conflicts can be positive within the organization, leading to existing ways of working and ideas being challenged, conflict is often destructive, harming and relationship between individuals and group by creating hostility and bad feeling. अब conflict can be positive as well. अब conflict positive कैसे हो सकता है? जैसे organization ने मुझे काम करने का तरीका बताया कि ये काम ऐसे होगा,
मैं ये काम 2-3 साल से कर रहा हूँ एंड आई नो अ डिफरेंट वे एन ईजी वे ऑफ डूइंग दैट वर्क जो जल्दी भी हो जाएगा। तो मैंने वो काम वैसे करना स्टार्ट कर दिया, तो काम मैं बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। काम ज़्यादा है, दिस इज़ टाइम टेकन टू डू दैट वर्क, मैं बड़ी जल्दी वो काम कंप्लीट कर रहा हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि नहीं आपको काम वैसे ही करने, मैं बोल रहा हूँ आपको काम से मतलब है काम सही हो रहा है, उसमें गलती नहीं हो रही है, सब कुछ ओके है, तो मैं जैसे मर्जी काम करूँ। एंड हमें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एडवांस होना चाहिए। तुम पुराने तरीके से काम करते जा रहे हो। जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। पुराना चीज़ होती थी कि जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़पेपर में बहुत कुछ लिखा होता है। मैं तुम्हें बोलूँ कि न्यूज़पेपर में जितना भी लिखा हुआ है तुम मुझे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप्ड फॉर्म में मुझे ये दो कि तुमने टाइप किया हो अपने कीबोर्ड से। तो ओल्ड मेथड क्या होगा कि एक बंदा होगा कंप्यूटर के आगे बैठेगा और ठक 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 टाइप करना शुरू कर देगा सारा। दैट इज़ ओल्ड मेथड। अब हम यंग जनरेशन के लोग हैं, नए जनरेशन के। हमने क्या किया, मैंने उठाया अपना फ़ोन, मैंने फ़ोन से इसकी ली एक पिक्चर, मैंने इसके पिक्चर क्लिक करी। अब जैसे आई एम यूजिंग गूगल पिक्सल 2 XL। एक सेकंड गाइस, मेरी स्पेलिंग आजकल बड़ी ख़राब हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। आई एम यूजिंग गूगल पिक्सल 2 XL और गूगल पिक्सल 2 XL में बेसिकली दिस फीचर इन गूगल फ़ोन्स, गूगल लेंस फीचर है कि वॉट एवर पिक्चर यू टेक एंड उसमें कुछ भी वर्ड है, आजकल सैमसंग भी फीचर दे रहा है, उसको वो एक टाइप्ड फॉर्म में आपके सामने, जैसे हम कॉपी करते हैं ना टेक्स्ट, अगर आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है यू कैन कॉपी दैट टेक्स्ट और कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही ये सारा जो इसमें लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कॉपी कर लेगा। मैंने इसकी फ़ोटो खींची, टेक्स्ट की फॉर्म में उसको कॉपी कर दिया, कॉपी करके मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे मोबाइल में था, वहाँ पेस्ट कर दिया। विद इन 10-15 सेकेंड सारा का सारा यहाँ पे आ गया। प्लस मैंने थोड़ी बहुत इसमें चेकिंग कर ली कि स्पेसिंग ठीक है कि नहीं, कुछ गलती है कि नहीं। जो काम 2 से 3 घंटे में होता था वो काम मैंने मैक्सिमम 5 मिनट में या 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया। सो एक ऐसा भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से लड़ूं कि एक नया तरीका है इसको काम करने का, वैसे करो, आप क्यों पुराने तरीके से काम करने में लगे हुए हो सकता है ना। सो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी पॉजिटिव, इसमें ये लिखा हुआ है, वाइल सम कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी पॉजिटिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू एग्जिस्टिंग वेज ऑफ वर्किंग एंड आइडियाज बीइंग चैलेंज्ड, कॉन्फ्लिक्ट जनरली इज डिस्ट्रक्टिव, हार्मिंग the relationship between individuals and group by creating hostility and bad feeling। अब आता है हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं? सो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल होता है, इट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की। जैसे ये है सीनियर, ये है मिडल मैन और ये है जूनियर। तो इनके बीच में जो लड़ाइयाँ हो सकती हैं दैट इज़ वर्टिकल conflict। So this is a conflict that occur between individual and groups at different level of organizational hierarchy। For example, this could be conflict between junior employee and his or manager। So इसके causes क्या हो सकते हैं? There may be many causes for this conflict। तो first is lack of communication leading to junior workers feeling alienated or unimportant। कि there is lack of communication, senior हमसे बात ही नहीं करता face to face, हमेशा आता है ऊपर से बस ऑर्डर देके चला जाता है, कभी फेस टू फेस हमसे बात ही नहीं करी। डिसएग्रीमेंट्स ओवर रेम्यूनरेशन और वर्किंग कंडीशन, हमने बोला कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, उसने हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई, फिर लड़ाई हो जाएगी। डिसएग्रीमेंट ओवर एम्प्लॉय वर्कलोड्स ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन, काम हमें इतना ज़्यादा दिया जा रहा है तो हम लड़ेंगे, ऑल्दो नॉर्मली नहीं लड़ते, हम तो सहते हैं, घर चलाना है, बट स्टिल इट कैन बी अ रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट कि आपने तो कहा था कि हम 8 घंटे का हमारी जॉब है, आप तो 12-12 घंटे बिठा रहे हो। पर्सनैलिटी क्लैशेस के, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, सोच अलग है, उसके क्लैशेस। सो दीज आर वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आता है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जैसे ये एम्प्लॉई है, इसके अंडर 4 बंदे हैं,
तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होना, इन दोनों के बीच में लड़ाई होना, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, दैट मीन्स पीपल वर्किंग एट सेम लेवल, दैट इज हॉरिजॉन्टल. So this is conflict that occurs between individual and groups at same level of the organization's hierarchy. For instance, there could be conflict between individual directors on the board of directors. Again, there may be many reasons of such conflict. क्या क्या हो सकते हैं? Same personality clashes, role ambiguity. तुम्हें काम का ही नहीं पता उसने क्या काम करना है, तुम्हें क्या काम करना है, किसको क्या टास्क दिया हुआ है. कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज़. मेरी प्रायोरिटी है काम जल्दी करके घर जाना, उसकी प्रायोरिटी है आराम आराम से काम करो रात को 12 बजे तक. लड़ाई. अ लैक ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है हमारे पास. सो दीज आर टू टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ये पढ़ लेना गाइस. देन हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. लड़ाइयाँ कैसे रोक सकते हैं सबको पता है. गुड कम्युनिकेशन, अच्छे से बात करो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो. अवॉइड ब्लेम कल्चर. गलती है तो गलती मानो, एक दूसरे पे ब्लेम ना करो. एंश्योर फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बायसनेस ना हो, हर बंदे को प्रॉपर रिसोर्सेज मिले, प्रॉपर सैलरीज मिले, प्रॉपर काम मिले. अब आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज. सो इफ कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मैनेजर्स नीड टू नो हाउ बेस्ट टू रिजॉल्व इट. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं कर पा रहे, लड़ाइयाँ फिर भी हो रही हैं, सो हाउ कैन दैट बी सॉल्व. सो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैनेजर्स नीड टू नो द बेस्ट वे टू रिजॉल्व इट. देयर आर न्यूमरस पॉसिबल अप्रोचेज. अब न्यूमरल पॉसिबल अप्रोचेज में पहला हमारा आता है डिनाइल. सो डिनाइल क्या बोलता है? दिस इन्वॉल्व्स मैनेजर इग्नोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड होपिंग दैट इट ब्लोज ओवर विदाउट नीडिंग एनी इंटरवेंशन. ऐसे दो बंदों की लड़ाई हुई, थर्ड पर्सन ने बोला लड़ने दो, मरने दो, अपने आप चुप हो जाएंगे. इनका तो रोज़ क्या है, लड़ने दो मरने दो, अपने आप चुप हो जाएंगे. दैट इज़ डिनाइल. सप्रेशन. द मैनेजर कैन थ्रेटन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज विद पनिशमेंट इफ़ दे फेल टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स. अगर वो दोनों लड़ रहे हैं तो मैनेजर बोलेगा मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा अगर तुमने लड़ाई की. ठीक है, दैट इज़ सप्रेशन. दिस इज़ लाइकली टू बी अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ओनली एंड विल नॉट बी सक्सेसफुल इन मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में हर जगह काम आ जाएगा, मैं जॉब से निकाल दूंगा. वो खुंदक में बोल देंगे ठीक है हम जा रहे हैं, फिर हमें नहीं काम करना यहाँ पे. ठीक है, हर जगह नहीं चल सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए चल सकता है. रिडक्शन और नेगोशिएशन. द मैनेजर कैन एक्ट एज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी एंड नेगोशिएट अ कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट between the conflicting parties. This tend to be most common approach with both parties getting some of what they want. अगर दो बंदे लड़ रहे हैं तो थर्ड पर्सन आके, सीनियर आके बीच में नेगोशिएट कर रहा है कि भाई क्या दिक्कत होगी, क्यों लड़ रहे हो. दो बंदे थे, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं. इसमें मुक्के लाते थैड इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं. मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला क्यों लड़ रहे हो. इसने ये बोलेगा, ए ने बोला मुझे ये टास्क दिए थे आपने 6, बी इसको भी आपने 6 टास्क दिए थे. इसने मेरे को बोला कि ये 2 टास्क मेरे को, इसको ये बिजी था, इसने बोला कि मेरे को एक काम से जाना है तो ये 2 टास्क तू कर ले. अब ये 2 टास्क इसके मैं कर रहा हूँ. अब मैंने 2 टास्क उठा लिए, मुझे इसने बाद में बताया कि टास्क तो सबसे घटिया टास्क थे, वो तो सबसे गंदे टास्क थे जिसमें मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया और इसने जान के मुझे दिए थे और ये तो चुप करके निकल गया. होगी लड़ाई. तो मैनेजर ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं यार, उससे नहीं हुए थे तो उसने तेरी हेल्प करने के लिए दिया, एक काम कर तू अपने 2 टास्क उसको दे दे, अब जो तेरे से नहीं हो रहे टास्क को उसको दे दे. दैट इज़ नेगोशिएशन. सो रिडक्शन और नेगोशिएशन मीन्स मैनेजर एक्ट एज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी एंड लड़ाई को ख़त्म करने के लिए वो कुछ नेगोशिएट करते हैं. लास्ट इज रेजोल्यूशन. Resolution means the manager seeks to find out root cause of the conflict and solve it. This will hopefully produce a win-win solution where both parties end up satisfied. अगर उसको जड़ पता लगी किस जड़ से वो फाइट हो रही है तो वो जड़ ढूंढ के उस जड़ को ठीक कर सकता है. जैसे 2 बंदे हर रोज़ आपस में लड़ते थे, तो ये कभी उनको, और ये मैनेजर है, ये कभी उनको जॉब की धमकी दे रहा है, कभी किसी चीज़ का बोल रहा है, कभी कोशिश कर रहा है. तो बाद में पता लगा कि भैया इनके लड़ने का असली रीज़न तो था ये लड़की, ये दोनों एक लड़की को प्यार करते थे. मैनेजर को ये बात फिर पता चल गई तो मैनेजर ने इस लड़की को जॉब से निकाल दिया कि तुमने क्या तमाशे बनाया हुआ है ये.
मतलब ऐसे ये नहीं निकाला, ये भी जानबूझ के पंगे ले रही थी उन दोनों से, या तो इसको हाँ बोल देती है, इसको हाँ बोल देती, इसने किसी को हाँ नहीं बोला। ये भी दोनों के साथ कहते हैं ना, शी वॉज नॉट हैप्पी विद बोथ, और ये किसी को बोल भी नहीं रही थी, इन द सेंस कभी इसके साथ लंच पे जा रही है, कभी इसके साथ लंच पे जा रही है। सो वही कुछ सिचुएशन ही अलग होगी। तो मैनेजर ने क्या किया, चलो जॉब से नहीं निकाला, मैं गलत बोल गया, जॉब से नहीं निकालना चाहिए, मैनेजर ने इसकी टीम चेंज कर दी, इसको दूसरी टीम में ले गया कि इन दोनों के कॉन्टैक्ट में ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज फाइंडिंग अ रूट कॉज एंड डिसॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज रेजोल्यूशन। सो 4 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे संभाल सकते हैं। डिनाइल, लड़ने दो मरने दो अपने आप ठीक हो जाएगा। सप्रेशन, जॉब से निकाल देंगे। रिडक्शन, थोड़ा नेगोशिएट करो कि चल थोड़ा तू कर ले, थोड़ा तू कर ले, ख़त्म। रेजोल्यूशन, जड़ ढूंढो और जड़ को ठीक करो। ये इलस्ट्रेशन गाइस तुम कर लेना। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइफेक्टिवनेस एट वर्क, के काम में अगर हम ठीक से नहीं जॉब ठीक से नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। पुअर क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस, डेडलाइंस नहीं मीट कर पाएंगे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स, हैविंग पुअर एटीट्यूड ऑफ वर्क, फेलिंग टू मेंटेन अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ की स्किल्स। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ होंगी अगर हम जॉब में काम ठीक से नहीं करेंगे। एंड दे कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कैसे, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है अगर हम कस्टमर के पास गए, वहाँ पे लड़ने लग गए, वहाँ पे उसको कुछ समझा ही नहीं पाए। हमें खुद कस्टमर ने बोला, हम एक वाटर प्योरीफायर लेके गए थे, कस्टमर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, हमें उसका जवाब ही नहीं पता था, तो हमारी रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी। पुअर प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन, lack of information from staff about key issues making it harder to make business decision and solving problem. So basically ये है प्रॉब्लम्स हमारी अगर हम काम में इनफेक्टिव रहेंगे। एंड गाइस दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर। तो इस चैप्टर के टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं करा रहा। दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट चैप्टर, तुम सबने पढ़ ही लिया है। दिस इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर, तो इसके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग खुद कर लेना। जस्ट वन थिंग आई वुड आस्क यू गाइस के आई हैव चेंज्ड अ बिट ऑफ माई टीचिंग। मैंने पहले अलग तुमने देखा होगा जो तरीका था पढ़ाने का, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड, दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड। और दूसरा, मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ चलता हूँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि मुझे प्लीज़ ये चीज़ कमेंट्स में बताना। इफ़ यू फील कि मैं अगर तेज़ चल रहा हूँ तो मैं स्लो जाऊँगा, एंड अगर मैं ठीक हूँ या स्लो चल रहा हूँ तो जो भी तुम्हारे एडवाइसेस है मुझे प्लीज़ अपनी एडवाइसेस ज़रूर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें ठीक लग रही है तो भी बताना, सो दैट मुझे एक एस्टिमेट मिल जाए कि मुझे क्या चीज़ में चेंजेस करने हैं इन माई टीचिंग स्टाइल। बिकॉज आई एम प्लानिंग कि मैं F1 तो मेरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद F3 भी मैं कर ही रहा हूँ वीडियोज़ अपलोड, एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग F2 और F2 और मे बी F4 की वीडियोज़ भी अपलोड करनी स्टार्ट कर दूँ। तो जब तक तुम F1 और F3 की प्रिपरेशन कर रहे होगे तब तक मैं F2 और F4 की क्लासेस भी अपलोड कर दूँगा। दिस इज़ वॉट आई एम प्लानिंग, बट आई नीड टू नो कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल तुम सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है गाइज, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। And again, the thing that I say in every video, after the end of every video, is please like this video, subscribe to my channel if not, and share the channel as much as possible, because I want all the students who want to study ACCA and have started studying ACCA, they can take benefit of these free videos. Okay guys, take care, have a good time, stay safe, stay home.